नमस्ते। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे फोन पर होने वाले हर स्वाइप और हर क्लिक को कंट्रोल करती है। जी हाँ, एल्गोरिदम्स। ये असल में वो सोचने के औजार हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बनाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए आपके हाथ में एक बहुत मोटी पुराने जमाने की फोन बुक है और आपका मिशन है इसमें किसी एक का नाम ढूंढना। तो बताइए सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है? देखिए, हमारे पास दो अलग अलग रणनीतियां हैं। एक है ब्रूट फोर्स तरीका, मतलब आप पहले पन्ने से शुरू करें और एक एक करके हर नाम को पढ़ें। ये कछुए की तरह धीमा तो है, पर हाँ, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और दूसरी तरफ है स्मार्ट खोज। ये लोमड़ी की तरह चालाक है। आप किताब को सीधे बीच से खोलते हैं और एक ही झटके में अपनी आधी मुश्किल खत्म कर देते हैं। इससे एक बात साफ होती है, सिर्फ समस्या को हल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे कैसे हल किया जाता है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस फोन बुक वाले उदाहरण से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये एल्गोरिदम आखिर है क्या चीज। देखा जाए तो ये किसी भी गणना का, किसी भी कैलकुलेशन का एक ब्लूप्रिंट है। एक एल्गोरिदम को ना एक रेसिपी की तरह समझिए। इसमें सामग्री होती है, यानी इनपुट, और फिर स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं जो आपको एक बढ़िया डिश यानी आउटपुट तक ले जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हर निर्देश इतना साफ होना चाहिए कि कोई भी शेफ या कोई भी कंप्यूटर उसे आसानी से दोहरा सके। तो एक अच्छा एल्गोरिदम बनता कैसे है? बस 3 आसान से नियम है। पहला, वो स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा नहीं। दूसरा, वो प्रभावी होना चाहिए, यानी हर स्टेप असल में किया जा सके। और तीसरा, वो निश्चित होना चाहिए, मतलब अगर आप उसे एक ही इनपुट दें तो आपको हर बार बिना किसी फर्क के एक ही नतीजा मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, पर ये कैसे तय करें कि कौन सा अच्छा है? हम उनकी स्पीड को कैसे मापते हैं? और सुनिए, यह बात स्टॉपवॉच की नहीं हो रही है, यह बात हो रही है स्केल की, यानी पैमाने की। कहते हैं ना, समय ही वो एक चीज है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। और इसीलिए कंप्यूटर साइंस में लक्ष्य हमेशा उस एल्गोरिदम को ढूंढना होता है जो कम से कम समय में काम कर दे। इसी वजह से हम सिर्फ स्टॉपवॉच का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ नाम का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये एक तरह का भविष्य बताने वाला टूल है। यह हमें बताता है कि अच्छा, अगर मैं इस प्रॉब्लम का साइज दोगुना कर दूं तो इसे हल करने में कितना और ज्यादा समय लगेगा। यही एफिशिएंसी का, यानी दक्षता का असली पैमाना है। और ये देखिए कि ये कितना जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम हैं। 10 आइटम के साथ वे लगभग बराबरी हैं, कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन जब हम इनपुट को बढ़ाकर 10 लाख आइटम कर देते हैं, तब क्या होता है? हमारा एफिशिएंट एल्गोरिथम ये काम सिर्फ 2 सेकंड में कर देता है, और दूसरा वाला उसे लगते हैं पूरे 28 घंटे। यही है स्केल की असली ताकत। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट इतने कुशल समाधान बनाते कैसे हैं? वो आमतौर पर 3 मुख्य रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जो किसी भी समस्या को हल करने के अलग अलग तरीके हैं। पहली और सबसे क्लासिक रणनीति है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है। एक बहुत बड़ी समस्या लो और उसे छोटी छोटी संभालने लायक समस्याओं में तोड़ दो। मर्ज सॉर्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक लिस्ट लेता है और उसे बार बार आधा करता जाता है, तब तक जब तक आपके पास सिर्फ एक एक आइटम के छोटे छोटे ढेर ना बच जाए। भाई, एक आइटम की लिस्ट को सॉर्ट करना तो आसान है ना? वो तो पहले से ही सॉर्टेड है। फिर ये उन छोटे छोटे सॉर्ट किए हुए ढेरों को बड़ी चालाकी से वापस एक साथ मिलाता है और आखिर में एक पूरी तरह से सॉर्ट की हुई लिस्ट बना देता है। हमारी दूसरी रणनीति थोड़ी अलग है। इसे कहते हैं लालची दृष्टिकोण या ग्रीडी अप्रोच। ये रणनीति कहती है, हर कदम पर उस पल का जो सबसे अच्छा विकल्प लगे उसे चुन लो और उम्मीद करो कि अंत में सब कुछ बढ़िया ही होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक डे ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में फर्क होता है। ट्रेडर तुरंत मुनाफे के लिए सबसे अच्छा सौदा करता है। ये एक लालची नजरिया है, वो बस आज के बारे में सोच रहा है। वहीं एक इन्वेस्टर लंबी अवधि के बेहतरीन नतीजे के लिए योजना बनाता है, भले ही आज थोड़ा कम फायदा हो। तो ये लालची दृष्टिकोण तेज तो है और अक्सर काम भी कर जाता है, लेकिन कभी-कभी ये बड़ी पिक्चर देखने से चूक जाता है और हो सकता है कि इसका नतीजा सबसे अच्छा ना हो। और हमारी तीसरी और आखिरी प्रमुख रणनीति है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये मुश्किल समस्याओं से निपटने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है।
इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बेहद आसान और असरदार है। एक ही समस्या को कभी भी 2 बार हल मत करो। तो ये जादू काम कैसे करता है? देखिए, आप एक बड़ी डरावनी समस्या लेते हैं और उसे छोटी-छोटी आसान उप समस्याओं में तोड़ देते हैं। आप उन्हें हल करते हैं और फिर, और ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, आप जवाबों को याद रखते हैं। आप उन्हें एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं। इस तरह जब भी वही उप समस्या दोबारा सामने आती है तो आपको उसे फिर से हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप बस अपनी टेबल में जवाब देख लेते हैं। ये एक ही काम को बार-बार करने से बचने का एक सरल लेकिन शानदार तरीका है। ये सारी रणनीतियां बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिन्हें हम कुशलता से हल नहीं कर सकते? और यहीं से हम कंप्यूटेशन की सीमाओं पर पहुंच जाते हैं। 1736 की कॉनिंग्सबर्ग ब्रिज समस्या को ही लीजिए। चुनौती ये थी कि शहर के 7 पुलों को सिर्फ एक बार पार करके शुरुआती जगह पर वापस आना था। महान गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने पहेली को हल करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने गणित से ये साबित कर दिया कि ऐसा करना असंभव था। मतलब उन्होंने समस्या को ये साबित करके हल किया कि इसे हल ही नहीं किया जा सकता। और ये हमें कंप्यूटर विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की ओर ले जाता है, P बनाम NP। इसे ऐसे सोचिए, P समस्याएं उस सुडोकू की तरह हैं जिसे आप जल्दी से हल कर सकते हैं। NP समस्याएं उन सुडोकू की तरह हैं जिन्हें हल करना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर कोई आपको भरा हुआ ग्रिड दे तो आप एक नज़र में जांच सकते हैं कि वो सही है या नहीं। मतलब आप समाधान को आसानी से वेरीफाई तो कर सकते हैं, पर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये सवाल इतना गहरा और महत्वपूर्ण है कि क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने इसे हल करने वाले के लिए $10 लाख का मिलेनियम पुरस्कार रखा है। और ये हमें हमारे अंतिम सवाल पर छोड़ देता है। क्या कुछ समस्याएं वाकई में कठिन हैं, जैसे कोई भौतिकी का नियम? या फिर हम बस किसी प्रतिभाशाली दिमाग का इंतजार कर रहे हैं जो एक ऐसा एल्गोरिदम खोज निकाले जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे? यही वो सवाल है जो आज कंप्यूटर वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है।